ओके। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के जो रोल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अभी तक हमने देख लिया पूरा के पार्लियामेंट, ऑलमोस्ट हमारा पूरा हमने टॉपिक कवर कर लिया है। एंड हमने देख लिया है कि किस तरह से लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है जबकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता। किस तरह से इलेक्शन होते हैं स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, चेयरमैन तो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो ही होते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। किस तरह से डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट उनको किया जाता है इलेक्ट इन राज्यसभा एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं, हमने बजट भी डिस्कस कर लिया, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। नाउ लेट अस सी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो रोल्स हैं उनमें किस तरह से डिफरेंस है। तो सबसे पहले वो केसेस जहां पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं, दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। देखिए, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल, नॉन बनी मनी बिल यानी कि ऑर्डिनरी बिल है, दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है, यानी कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस भी हो सकता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स क्योंकि दोनों के पास इक्वल पावर्स है तो दोनों हाउस को अप्रूव करना जरूरी है। किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, जैसे मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन एक ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है और दोनों हाउसेस पास करेंगे तभी वो आगे फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट देंगे तभी वो एक्ट बनेगा। लेकिन अगर वो डिसएग्री करते हैं तो ज्वाइंट सिटिंग होती है और उस ज्वाइंट सिटिंग में फिर हम देखेंगे आगे अभी कि लोकसभा के पास किस तरह से ज्यादा पावर हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब ये हो गया बात ऑर्डिनरी बिल्स की। फिर बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। आपने सबने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो बहुत फेमस है, सब आपने देखी है। तो उसमें भी इनके पास इक्वल राइट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी हाउस उसको इनिशिएट कर सकता है, ठीक है, अमेंड कर सकता है, पास कर सकता है। और अगर इसमें खास बात क्या है कि ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, उनको दोनों को सेपरेटली इसको स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव करना होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को। हम जब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला प्रॉपर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, कईयों में हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी अप्रूवल चाहिए। वो हम उस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके लिए जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के लिए भी दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है। फिर देखिए, प्रेसिडेंट का अगर इम्पीचमेंट होता है, ठीक है, तो वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में, ठीक है। आपने देखा था कि इलेक्शन में दोनों हाउसेस हैं, फिर उसमें स्टेट्स का भी रोल है, ठीक है। इम्पीचमेंट में देखिए दोनों हाउसेस का इक्वल पार्टिसिपेशन है, ठीक है। दोनों हाउसेस को इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास करना होता है बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। इसी तरह से देखिए रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसमें देखिए इनिशिएट खाली राज्यसभा में हो सकता है लेकिन अप्रूव लोकसभा के द्वारा भी होना चाहिए। तो यानी कि फाइनल एक्ट में दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हम देखेंगे राज्यसभा वाले उसमें देखेंगे जब जहां इक्वल नहीं है वहां पे राज्यसभा, लेकिन जो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के ही है, तो उन्हीं इनिशिएशन जो है अगर उनका रिमूवल होता है तो वो राज्यसभा में ही होता है। फिर इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम करनी है किसी भी आर्टिकल में, ठीक है, 352, 356, 360, तो दोनों हाउसेस को अप्रूव करनी होती है, वो दोनों हाउसेस का यहाँ पे भी रोल है। फिर कुछ हाई जो ऑफिसेज हैं जैसे कि जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सीएजी हो गए, सीईसी हो गए, इनके रिमूवल में भी दोनों हाउसेस का इक्वल ही होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया उसमें भी दोनों हाउसेस के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए कुछ ये तो दोनों हाउसेस में ऑब्वियस सी बात है कि होगा ही। अगर कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में डिस्कस हो सकते हैं, नहीं, राज्यसभा में भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर ऑर्डिनेंसेस जब प्रोमलगेट करते हैं, जब सेशन में नहीं होता पार्लियामेंट तो प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, तो उसमें भी इक्वल पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट या यूपीएससी के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना है तो भी दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर होती है। रिपोर्ट्स आपने देखा था, आपने कितनी सारी कमिटीज हमने देखी, कितनी सारी कमिटीज की रिपोर्ट्स ले होती हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। इवन यूपीएससी जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो भी ले करती हैं वहां पे पार्लियामेंट में। तो ये सब की जो रिपोर्ट्स की जो कंसिडरेशन है उनको रिपोर्ट्स को देखना है, वो भी दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है। फिर देखिए कुछ फाइनेंशियल बिल्स, एक मनी बिल्स होते हैं, ठीक है, एक मनी बिल्स होते हैं, एक फाइनेंशियल बिल्स की भी कई कैटेगरी होती हैं, ठीक है। तो कुछ जो है, कुछ फाइनेंशियल बिल्स जो हैं, देखिए पैसेज में तो फाइनेंशियल बिल्स के पैसेज में दोनों हाउसेस का इक्वल रोल है। दोनों हाउसेस का फाइनेंशियल बिल के पैसेज में मतलब पास करना दोनों हाउसेस को जरूरी है। लेकिन कुछ
फाइनेंशियल बिल जिसमें प्योरली मतलब फाइनेंशियल वाली बात नहीं होती, वो कुछ दोनों हाउसेज में कर सकते हैं इंट्रोड्यूस। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम, जहां पे राज्यसभा इज नॉट इक्वल टू राज्यसभा, यानी कि लोकसभा जहां पे ज्यादा पावरफुल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हमने पढ़ रखा है पहले, मनी बिल्स जो है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोकसभा में, और ये कौन डिसाइड करेगा कि वो एक पर्टिकुलर बिल मनी बिल है कि नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही डिसाइड कर सकते हैं। फिर मनी बिल इंट्रोड्यूस तो हो गया, चलो लोकसभा में ही हो सकता है खाली, तो वहां हो गया। फिर राज्यसभा इसको सिर्फ अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकती, रिकमेंडेशन दे सकती है 14 डेज के अंदर रिकमेंडेशन, और लोकसभा की मर्जी उसको एक्सेप्ट करे इग्नोर कर, ठीक है। तो राज्यसभा के पास एक तरह से मनी बिल के कंटेक्स्ट में कोई भी पावर्स नहीं है। इसी तरह से फाइनेंशियल पावर्स या बजट के में भी, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है हमने बजट वाले टॉपिक में पढ़ा था, वो सिर्फ लोकसभा में ही वोट होती है, ठीक है। राज्यसभा डिस्कस कर सकता है बट वोट नहीं करता वो बजट पे या इस तरह के मैटर्स पे। तो फाइनेंशियल पावर्स भी किसके पास है, लोकसभा के पास है। फिर कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमने पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाले टॉपिक में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा। लोकसभा ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट को रिमूव करने के लिए। राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकती है, क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को रिमूव नहीं कर सकती। तो जो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल है टू द लोकसभा। फिर अगर ज्वाइंट सिटिंग हो, अगर डिसएग्रीमेंट हो गया किसी ऑर्डिनरी बिल पे, तो ज्वाइंट सिटिंग कॉल कर सकते हैं, और उसमें कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर ही करता है। और देखिए क्योंकि लोकसभा की मेंबरशिप में नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात होती है कि जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं तो फिर जो लोकसभा का मत होता है वही माना जाता है, क्योंकि उनके नंबर ज्यादा हैं। फिर कुछ बिल्स जो हैं वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मनी बिल, तो मैंने बताया मोस्ट ऑफ द फाइनेंस बिल्स, ठीक है, राज्यसभा में नहीं, मोस्ट ऑफ द फाइनेंस बिल्स। कुछ जिसमें प्योरली फाइनेंशियल नहीं होता वो उधर भी कर सकते हैं, उनको फिर ऑर्डिनरी बिल की तरह ही देखा जाता है। फिर कुछ मैटर्स जो हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एड्रेस जो प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स जिसको बोलते हैं, वो सब लोकसभा में ही होता है। प्रेसिडेंट जो है मोशन ऑफ थैंक्स जिसको हम बोलते हैं, वो सब राज्यसभा डिस्कस कर सकता है, लेकिन डिसीजन जो होते हैं वो सब लोकसभा के पास होते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के लिए या तो जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप उसको अब हटा लीजिए, लेकिन अगर 1/10 मेंबर्स लोकसभा के स्पीकर को लिखें अगर सेशन में है पार्लियामेंट, और अगर अदरवाइज प्रेसिडेंट को लिखें जब सेशन में नहीं है, तो 14 डेज के अंदर एक स्पेशल सिटिंग बुलाई जाती है, और उसमें अगर ये पास हो जाता है तो फिर इमीडिएटली प्रेसिडेंट को जो है इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, डिसअप्रूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्लियामेंट के पास, लोकसभा के पास एक रोल, और ये लोकसभा के पास ही है, ठीक है। अब कुछ ऐसे केसेस जहां पर राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है देन लोकसभा, तो दो आर्टिकल याद रखने, एक आर्टिकल 249 और एक आर्टिकल 312। 249 में क्या है कि पार्लियामेंट को राज्यसभा जो है एक रेजोल्यूशन पास करके 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उसमें एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है, एम्पावर कर सकती है पार्लियामेंट को कि आप किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे आप लॉ बना दीजिए। लोकसभा के पास ऐसी पावर नहीं है, और ये जो हमने पहले भी हम बात कर चुके हैं, 1 ईयर एट अ टाइम ये रेजोल्यूशन वैलिड रहता है, और कितनी भी बार इसको एक्सटेंड करते जाते सकते हैं रेजोल्यूशन को। तो ये रेजोल्यूशन कौन पास करता है, राज्यसभा पास करता है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से, और ये कहता है कि आप इस सब्जेक्ट पे जो कि स्टेट लिस्ट में है आप इस पे लॉ बना दीजिए ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे कंट्री में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और क्या है, हमें आप पता है कि 3 अभी तक हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक इंडियन पुलिस सर्विस और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 3 ही अभी तक हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज है। लेकिन अगर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, जो बाकी सर्विसेज हैं वो ऑर्गेनाइज सेंट्रल ए ग्रुप ए सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज ये 3 ही है। तो अगर और न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी हो तो भी राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है 2/3 मेजोरिटी के साथ, और ऑथराइज कर सकता है पार्लियामेंट को कि वो नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करें जो कि कॉमन होती है बोथ यूनियन एंड द स्टेट्स के। और लोकसभा का इसमें कोई रोल नहीं है इसको इनिशिएट करने में, यह ध्यान रखने की बात है। लेकिन अभी तक ये यूज नहीं हुआ है, तो अभी तक हमारे पास एज ऑन डेट हमारे पास 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। जो बाकी सर्विसेज हैं उनको, जैसे IRS हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस होगी, PNT है, IDAS है, बहुत सारी सर्विस है, IRSME है, IRSSE है, बहुत सारी है, रेलवेज की इतनी सारी सर्विसेज हैं, वो सब ऑर्गेनाइज्ड ही है, सेंट्रल सर्विसेज है, वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, सेंट्रल सर्विसेज है। बट ये जो है ऑल इंडिया सर्विसेज 3 ही है। तो यहाँ पे राज्यसभा का मेजर रोल होता है।